हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार भी होंगे। बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 9 प्रकृति और हम, अमोली बुक से। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जैसे ही धरातल पर जन्म लेता है, यानी धरती पर आता है, जन्म लेता है, अपने आप को एक विशेष प्रकार के आवरण से घिरा हुआ महसूस करता है। आवरण मीन्स जो वातावरण होता है उसमें वह घिरा हुआ महसूस करता है तथा उसके चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद होता है उसका सेवन करता है। क्या आप जानते हैं यह विशेष प्रकार का आवरण क्या है? यह वातावरण है जो प्रकृति के सानिध्य से बनता है, यानी जो हमें नेचर खुद ब खुद, जब हमारी आंखें खुलती है और हम पहचानते हैं, अपने चारों ओर देखते हैं, तो वो प्रकृति हमें दिखाई देती है। वो नेचुरल अपने आप ही इस धरती पर बनी है। जरा कल्पना कीजिए, ये पेड़ पौधे, ये बादल, कोहरा तथा बर्फ के शिखर, इनसे मेरा क्या लेना देना? इनके दर्शन और सहवास के लिए मैं क्यों तरसता हूँ? इन पहाड़ों को देखने से क्या मिलता है? ये विचार अथवा आशंकाएं मेरे मन में कदापि नहीं उठी। कई व्यवहार कुशल लोगों ने इन्हीं शब्दों में मुझसे पूछा। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए मेरी आलोचना भी की है। आलोचना मतलब बुराई। काका साहब जैसे गंभीर पुरुष विचारक और नेता अफ्रीका के जंगलों में वहाँ के जानवर देखने के लिए घूमते हैं, जान जोखिम में डालते हैं। यह तो है ही कि लेकिन जिंदगी के कीमती दिन इस तरह बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, इस धुन का व्यवस्थित उत्साहपूर्ण वर्णन करते हुए किताब भी लिखते हैं। यह कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह एक दो स्नेहियों ने कहा भी और लिखा भी है। उनको क्या जवाब दूं? मैंने तो इतना ही कहा कि असल में इन पेड़ पत्तों और पशु पक्षियों में से एक प्राणी मैं भी हूँ। भूल से ही आप लोगों की सयानी दुनिया में आ गया हूँ, मतलब होशियार चालाक दुनिया में आ गया हूँ। इसलिए कभी कभी जंगल के वातावरण की प्राकृतिक परिस्थिति के लिए तरसता हूँ और वह जब असहाय होता है तब वहाँ हो आता हूँ। वास्तव में हम सब प्रकृति के बालक हैं। शहरी जीवन और कृत्रिम दुनिया खड़ी करके हम प्रकृति से बिछुड़ गए हैं, मतलब अलग हो गए हैं। अन्यथा पेड़ पौधों के बिना हमसे राह ही नहीं जाता। शहर में बालिशत भर जमीन में कृत्रिम बगीचा बनाकर, मतलब जो शहर है, अब शहरों में जो जमीन है वो इतना स्पेस नहीं होता कि हम वहाँ पर बाग बगीचे बना सकें, तो वो जो छोटी सी जगह होती है आप वहाँ पर ही क्या करते हैं, कृत्रिम बगीचा बनाकर 2-4 पौधे उगाकर हम मानते हैं कि प्रकृति के साथ हमने मेल साध लिया है। यह तो ₹1 या 4 आने ब्राह्मण को देकर गोदान का समाधान मानने जैसा हुआ। कुदरत के बीच जब हम बालक जैसे दिखाई दें तभी कहा जा सकता है कि हमने कुदरत के साथ संपर्क साधा। किसी पहाड़ के शिखर पर खड़े होकर जब एक ओर असंख्य शिखरों को अनेक रूप से देखता हूँ और दूसरी ओर नीचे मैदान का सुदीर्घ विस्तार और अंदर चमकती 2-3 नदियों के मोड़ की रेखाएं देखता हूँ, तब यह विचार उठता है कि मैं एक विशाल विश्व का निवासी हूँ। फिर जीवन सार्थक लगने लगता है और मैं एक तरह की कृतार्थता का अनुभव करता हूँ। मतलब मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। अपरिचय की भड़क मिटने के बाद पेड़ और उनके पत्ते मेरे साथ बातें करते हैं और विश्वास पूर्वक अपने सुख दुख की गाथाएं प्रस्तुत करते हैं। पशु पक्षी भी मुझे एक क्षण के लिए दुश्मन के तौर पर देखने के बाद मेरी आंखों में आदमीयता नहीं वरन आत्मीयता देखते हैं। मानवता के हमारे ऊंचे ऊंचे आदर्श पशु पक्षी नहीं जानते, क्योंकि मानव जाति का उनका अनुभव बहुत कड़वा है। जैसे हम हैवानियत शब्द तिरस्कार के साथ इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पशु पक्षी आदमियत शब्द इस्तेमाल करते होंगे। उसमें अपना सारा कड़वा अनुभव व्यक्त करते होंगे। कुछ पाले हुए कुत्ते या पक्षियों को स्वजन द्रोह करते देख वे कहते होंगे कि क्या करें, पशु तो पशु ही है और पक्षी पक्षी। शायद आदमियत का रंग लगने से वे बिगड़ गए हैं। एक जमाना था जब देहात के और जंगल के पशुओं के साथ अपनी आत्मीयता में ज्यादा महसूस करता था। जब मैं सिंहगढ़ रहता था तब पक्षी मुझे अपनाते थे और अपने बारे में उनका विश्वास देख मुझे धन्यता महसूस होती थी। हिमालय में कभी कभी नाटे मनुष्यों और जानवरों को देखकर दुख होता है और उनका सारा विषम जीवन क्रम मेरी नजर के सामने से गुजरता है। लेकिन यह तो जब तक
उनको देखता हूँ तब तक ही बाकी समय तो पेड़ पत्तों से और उनके बीच से रास्ता निकालने वाले झरनों से अपनी आत्मीयता जागती है। और फिर जीवन का विचार करते वर्षों की गिनती नहीं बल्कि शताब्दियों से गिनती चलती है। देहरादून के पास गुच्छू पानी और सहस्त्र धारा देखने गया था। वे प्रसंग किसी तरह भुलाए नहीं जा सकते। हजारों साल का उनका चरित्र समझने का प्रयत्न करते मुझे मुश्किल नहीं होती और वहाँ अनेक चिंदी वाले पत्थरों को हाथ में लेते ही भूगर्भ विद्या की मदद से उनके जन्म कथा के साथ मैं भी समरस होता था। 5-7 हजार फुट की ऊंचाई पर मसूरी में जाने के बाद लगता है कि यहाँ के जंगलों पर साम्राज्य का हो करने वाले बादल ही मेरे समक्षी हैं। कभी कभी एकाध पक्षी को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक की घाटी लांग कर जाते हुए देख मुझे ऐसा लगा है कि पक्षी होकर नहीं लेकिन बादल होकर इन शिखरों के बीच मैं व्योम विहार जरूर करूं, मतलब इधर उधर घूमूं। इन चीर हिम शिखरों में और उन पर विहार करने वाले बादलों में मनुष्य को महान सूचना देने की शक्ति है, इसीलिए उनके दर्शन को तरसता हूँ। ये बादल देखते ही देखते अपना आकार, अपना स्वरूप और अपना गठन भी बदलते रहते हैं। बादल आगे पीछे ऊपर नीचे दसों दिशाओं में दौड़ते हैं, फूलते हैं और पिघल जाते हैं। क्षण में श्वेत, क्षण में श्याम और क्षण में वर्ण विहीन ये बादल कहते हैं। परिवर्तन से ना अकुलाना हमारा व्रत है। परिवर्तन का आनंद लेना और बाद में उससे परे होना ही हमारी जीवन साधना है। यह कहते कहते ये बादल बारिश बन गए और उन्होंने हमें नख निखान भिगो दिया, मतलब नाक सर से लेके पैरों तक, मतलब सर के बालों से नखूनों तक पूरा भिगो दिया। ओके बच्चों, इस चैप्टर को हमने आज कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों इसके राइटर है काका कालेलकर। बच्चों अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं और मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आपको पता चल जाए कि मैंने चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। और बच्चों मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू और आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।